क्या रिपोर्ट है जवाद? मालूम हुआ कुछ शेरा के बारे में? किसने उसकी ये हालत की और उसे होश आया कि नहीं? सुबान ने इंस्पेक्टर जवाद से शेरा के मुतल्लिक तफसीलात मालूम करनी चाहिए, क्योंकि शेरा एक पॉलिटिशियन का खास आदमी था और इस पॉलिटिशियन का दूसरी बार सुबान के पास फोन आया था। एक हफ्ते पहले 2 आदमी उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा गए थे। फौरी ट्रीटमेंट से उसकी जान तो बच गई थी, मगर केमिकल पेट में जाने से उसकी अंदर की आंतें खुल गई थी। वह अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ था और इसकी जान को अभी भी खतरा लाहक था। सर, डॉक्टर के मुताबिक अभी शेरा मुकम्मल होशो हवास में नहीं है, इस वजह से उसका बयान नहीं लिया जा सकता। और आपके कहने पर कल एक दफ़ा फिर मौका वारदात की जगह की पूरी तलाशी दोबारा ली गई, मगर सबूत के तौर पर जो चीज़ सामने आई उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। सुबान जवाद की बात गौर से सुन रहा था। उसकी आखिरी बात पर सुबान ने सवालिया नज़रों से जवाद को देखा। सर, शेरा की इस हालत के जिम्मेदार कोई लड़की है, जवाद ने सुबान को बताया। एक लड़की? और वो शेरा जैसे लंबे चौड़े आदमी की ये हालत करेगी? क्या हो गया है जवाद तुम्हें? सुबान ने चिढ़ते हुए कहा। इस फैक्ट्री की दोबारा तलाशी लेने पर हमें ये ब्रेसलेट मिला। जवाद ने प्लास्टिक के बैग में मौजूद ब्रेसलेट सुबान के सामने टेबल पर रखा। ब्रेसलेट को देखकर सुबान एकदम चौंका। उसने जवाद को जाने का इशारा किया और प्लास्टिक का बैग उठाकर गौर से ब्रेसलेट को देखने लगा। क्या ये ब्रेसलेट रिनम का है या फिर ये महज इत्तेफाक है? वो ब्रेसलेट के चटके हुए नक को देखकर सोच में पड़ गया। हफ्ते पहले जब काशान रिनम को लेने आया था तो शायद उसने कहीं बाहर डिनर का जिक्र किया था और शेरा को भी उसी रात जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। सुबान सोच में पड़ गया, मगर 3 दिन पहले ही तो काशी और रिनम मामा और सीरत से मिलकर गए थे। क्या ऐसी कोई बात है जो काशी और रिनम दोनों ही मुझसे छुपा रहे हैं? क्या उस रात उन दोनों के साथ कोई हादसा? रिनम ठीक तो है? एक के बाद एक सवाल सुबान के दिमाग में आ रहे थे। आखिरी सवाल पर उसने फौरन रिनम का नंबर मिलाया, जो कि दूसरी बेल पर उठा लिया गया। रिनम, तुम ठीक तो हो ना? बेसाख्ता सुबान के मुंह से निकला। आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं भैया? रिनम ने अपने सूजे हुए गाल को छूते हुए पूछा। परसों तुम और काशी घर आए थे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी ना तुम दोनों से? और बताओ, हफ्ता पहले बाहर डिनर कैसा रहा तुम लोगों का? सुबान बात बनाते हुए असल मौकिफ पर आया। उस दिन का डिनर कैसे भूल सकती हूँ, वो तो यादगार डिनर था, रिनम ने खोए खोए अंदाज में कहा। रिनम, तुम ठीक हो ना बेटा? रिनम का अंदाज नोट करके सुबान को इसकी फिक्र होने लगी। गाड़ी की चाबी थाम कर वो चेयर से उठा। अब वो रिनम के पास जाने का इरादा रखता था। जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, मामा और आपी कैसी हैं? रिनम सुबान के फिक्रमंदाना अंदाज पर एकदम होश में आई। कहीं सुबान परेशानी में यही ना आ जाए, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी आवाज़ को बशाश करते हुए बोली, सब ठीक है। अच्छा सुनो, वो जो ब्रेसलेट का स्टोन टूट गया था, मैंने ज्वेलर से बात कर ली है। तुम वो ब्रेसलेट मुझे दे देना, मैं रिपेयर करवा दूंगा। सुबान ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए रिनम से बोला। भैया, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो ब्रेसलेट मुझसे कहीं खो गया है, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके दिए हुए गिफ्ट की हिफाजत नहीं कर पाई। उस दिन जब रिनम काशान के साथ घर पहुंची थी तब उसके हाथ में ब्रेसलेट मौजूद नहीं था। उसे अफसोस हुआ कि वो ब्रेसलेट उससे कहीं खो गया। पगली, माफ़ी क्यों मांग रही हो? ऐसे 10 ब्रेसलेट मैं अपनी बहन के ऊपर से वार कर फेंक दूँ। अच्छा सुनो, चाय का पानी रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे पास। सुबान ने ड्राइविंग करते हुए रिनम से कहा। नहीं भैया, नहीं, प्लीज़ आप आज मत आइएगा। मेरा मतलब है, मैं तो खुद अभी यशल के घर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, बस निकलने ही वाली हूँ। सुबान की बात सुनकर रिनम ने एकदम से उसे मना कर दिया। ड्रेसर के आगे आकर अपना सूजा हुआ गाल देखा, जल्दी से बहाना भी कर दिया। ओह चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। चलो फिर कभी मिलेंगे, ध्यान से जाना यशल की तरफ। सुबान ने उसे एहतियात बरतने की तलकीन करते हुए खुदा हाफिज कहकर कॉल काट दी, मगर उसका रुख काशान के फ्लैट की तरफ था। रिनम की बात से सुबान को मजीद अंदाजा हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। रिनम का खोया खोया अंदाज, मानी केस बातें, और सबसे बड़ी बात, वो इस तरह सुबान को घर आने से कभी मना नहीं कर सकती थी। बेशक उसे यशल के घर जाना भी हो, अब भी नहीं। अब जल्दी से सुबान को रिनम के पास पहुंचना था ताकि वो उससे मिलकर असली बात की तह तक पहुंच सके। भैया क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? उन्होंने फील तो किया होगा मेरा इस तरह बोलना, लेकिन अगर वो यहाँ आ जाते और मेरा चेहरा देख लेते तो उन्हें ज्यादा दुख होता। अच्छा ही हुआ जो मना कर दिया। रिनम आईने में अपना चेहरा देखकर अफसुर्दगी से सोचने लगी। आज सुबह जब उसकी आंख खुली तो काशान ऑफिस जा चुका था। उसे जगाए बगैर जब वो डाइनिंग हॉल में आई तो देखा
थर्मस में चाय मौजूद थी। नाश्ता ढका हुआ टेबल पर मौजूद था जो काशान उसके करने के लिए रख कर गया था। कल शाम से उसने कुछ नहीं खाया था, रात का खाना भी नहीं खाया था। रिनम ने थर्मस से अपने लिए चाय निकाल कर एक ब्रेड का पीस हलक से उतारा और घूंट घूंट चाय पीने लगी। चाय के साथ साथ वो कल रात वाली तलखी भी अपने अंदर उतारने लगी। नाश्ते से फारिग होकर उसने घर की सफाई का इरादा किया, मगर इत्तेफाक से मना करने के बावजूद नूरा उस वक्त आ गई। वो काम करते हुए बार बार रिनम का सूजा हुआ गाल देख रही थी। उसने रिनम से उसके गाल पर निशान के बारे में पूछा। रिनम ने गिर गई थी कहकर टाल दिया। काम से फारिग होकर जाने से पहले नूरा ने रिनम को अपनी बेटी के बारे में बताया। उसकी बेटी का गाल भी ऐसे ही सूजा हुआ था, मगर वो गिरी नहीं थी, बल्कि उसके शौहर ने उसे मारा था। नूरा की बात सुनकर रिनम का दिल मजीद बुझ गया। उसका दिल काशान की तरफ से बदजन होने लगा कि मैं क्या सोचने लगी हूँ, काशान प्यार भी तो करते हैं मुझसे। रिनम ने फौरन अपने दिल को समझाया और काशान के और अपने सारे प्यार भरे लम्हात याद करने लगी। ऊपर से जैसे ही रिनम फर्श पर नीचे गिरी, काशान ने वो मंजर याद करके अपनी मुट्ठी जोर से टेबल पर मारी। जब जब उसे कल वाला मंजर याद आ रहा था, वो अपने हाथ को इसी तरह सजा दे रहा था। मालूम नहीं इस तरह उसका हाथ इतनी जोर से रिनम पर उठा। वो ऑफिस में बैठा हुआ सोचने लगा, क्या हुआ काशान, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? माया ने उसके रूम में आकर पूछा, जिस पर काशान चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताएं, कोई काम था क्या? काशान ने माया को देखकर पूछा। कल होने वाली मीटिंग के हवाले से कुछ डिस्कशन करनी थी। आई थिंक मैं थोड़ी देर बाद आती। माया रूम से जाने के लिए मुड़ी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं, आप बैठें। काशान ने माया को कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो बैठ गई। एक्सीलेंट, अब सब कुछ क्लियर है। मुझे उम्मीद है कल का प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। डिस्कशन करने के बाद माया ने खुश होते हुए कहा, जिस पर काशान स्माइल देकर हाथ में बंधी हुई रिस्ट वॉच में टाइम देखने लगा। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके थे। ठीक है महम, अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मीटिंग के वक्त मुलाकात होगी। काशान ने चेयर से उठते हुए कहा। उसे रिनम के पास पहुंचने की जल्दी थी। रात को भी वो अपने रवैये की तलाफी नहीं कर सका था। सुबह भी वो रिनम को जगाए बगैर चला गया था, मगर अब उसे अपनी बीवी को मनाना था, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना था। ऑफिस से निकलकर उसने कार फ्लावर शॉप पर रोकी। रेड रोजेस का बुके लेकर उसमें सोरी का छोटा सा कार्ड डाला। अब वो ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था। काफी दिनों से उसने रिनम को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। उसे रिनम के लिए एक रिंग पसंद आई जो इसने फौरन परचेज कर ली। आइसक्रीम शॉप से रिनम का मनपसंद फ्लेवर पैक करवाकर वो तमाम चीजें लेता हुआ अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। रिनम शावर लेकर निकली तो आईने में अपने गाल का जायजा लेने लगी। आज सुबह की बनिस्बत सुजन थोड़ी कम थी, मगर अभी भी देखकर वाज़ेह हो रहा था जैसे कोई चोट लगी हो। अच्छा ही हुआ जो भैया को मना कर दिया। वैसे भी काशान के आने का टाइम है। रिनम ने घड़ी में टाइम देखकर अपने गीले बालों को ड्रायर की मदद से खुश्क करके जूड़ा बनाया। इतने में डोरबेल बजी। होल दुपट्टे को खोलने के बाद अच्छी तरह ओढ़ती हुई वो दरवाज़ा खोलने चली गई। भैया आप? रिनम ने दरवाज़ा खोलने पर काशान की तवक्को की थी, मगर सामने सुबान को खड़ा देखकर वो शौक रह गई। अंदर आने का नहीं कहोगी? सुबान इसको हैरत ज़दा देखकर खुद अंदर आता हुआ बोला तो रिनम ने साइड में होकर रास्ता दिया। काशी कहाँ पर है, आया नहीं अब तक? सुबान ड्राइंग रूम की तरफ जाता हुआ रिनम से पूछने लगा। बस वो अभी आते ही होंगे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। रिनम किचन में जाने के लिए मुड़ी, तभी सुबान ने उसका हाथ पकड़ा। चेहरे पर क्या हुआ है तुम्हारे? सुबान रिनम का चेहरा गौर से देख रहा था। वो जब से आया था उसके एक एक अंदाज नोट कर रहा था। रिनम की घबराहट, जबरदस्ती का मुस्कुराना, अपनी परेशानी छुपाना, यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी बात थी। ये तो मैं गिर गई थी कल, इसलिए चेहरा सूज गया। वो सुबान से नजरें मिलाए बगैर बोली, रिनम यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल सच बताओ क्या हुआ है। सुबान उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए संजीदगी से पूछने लगा। ऐसे निशान तो वो बचपन से फायदा के मुंह पर देखता आया था। उसका दिल अंदर से अनजाने से खौफ से डरने लगा। भैया क्या हो गया है आपको? मैं आपसे झूठ बोलूंगी क्या? रिनम का दिल ही तो भर आया था। सुभान उसको जिस तरह देखकर पूछ रहा था, मगर वो लहजा नॉर्मल रखते हुए बोली, गिरकर चोट लगने में और थप्पड़ के निशान में फर्क होता है रिनम। काशी ने हाथ उठाया है तुम पर। सुभान जिस मकसद के लिए आया था वो रिनम का सूजा हुआ गाल देखकर सब भूल चुका था, मगर अब वो दुआ कर रहा था कि रिनम सच बोल दे, और ये भी कि ये तकलीफ रिनम को काशी ने ना दी हो। रिनम आखिर कब तक जब्त करती? भैया, सुभान के गले लगकर वो बुरी तरह रो पड़ी और रिनम का रोना सुभान को बहुत कुछ समझा गया। सुभान दोनों हाथों से उसे थामे खामोश खड़ा रहा।
रिनम को इस तरह रोता देखकर उसका दिल तड़प गया था। इतने में डोरबेल बजी। भैया आप मेरी बात सुने प्लीज। बेल की आवाज पर सुभान दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, वहीं रिनम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा। जब से सुभान की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो बोलने के साथ रिनम से हाथ छुड़ाकर लॉन्च में आया और फ्लैट का दरवाजा खोला। सोबी तुम कब आए? दरवाजा खोलने पर रिनम की बजाय काशान ने सुभान का चेहरा देखा। एक हाथ में बुके और दूसरी चीजें थाम कर काशान घर के अंदर दाखिल हुआ। रिनम कहाँ है? सुभान की तरफ से जवाब ना पाकर काशान ने दूसरा सवाल किया और आइसक्रीम का जार टेबल पर रखा। कोई भी जवाब देने के बजाय सुभान ने जोरदार थप्पड़ काशान के मुंह पर दे मारा, जिससे काशान के हाथ में मौजूद बुके नीचे गिरा और सुर्ख फूल फर्श पर बिखर गए। भैया प्लीज आपको खुदा का वास्ता है, आप ऐसा मत करें। रिनम जो कि ड्राइंग रूम में मौजूद थी, इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर थप्पड़ की आवाज पर लाउंज में आई और सुभान का बाजू पकड़ते हुए रोने लगी, जबकि काशान ने इतनी ही बेयकीनी से सुभान को देखा। सुभान उसे गुस्से में घूर रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस मासूम पर हाथ उठाने की? आखिर क्या सोचकर तुमने इसको इतनी बेदर्दी से मारा है? सुभान रिनम का रोना इग्नोर करता हुआ गुस्से में काशान की तरफ बढ़ने लगा, मगर रिनम ने उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। देखो सोबी, तुम जो समझ रहे हो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। गलती इसकी थी, तभी मैंने हाथ उठाया। ये बात अलग है, इसे काफी जोर से लगी है, जिसका मुझे एहसास है। काशान सुभान से कहता हुआ रिनम के पास आया, उसका रुख अपनी तरफ किया। और तुमने फौरन अपने भैया को बता दिया। इंतजार तो कर लेती थोड़ा, एक्सक्यूज करने ही वाला था मैं तुमसे। काशान नरमी से रिनम के गाल पर उंगलियां फेरते हुए उससे शिकवा करने लगा, जिस पर सुभान ने काशान का हाथ रिनम के गाल से दूर झटका और काशान का गिरेबान पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। इसको छोड़ो, मुझसे बात करो। यहाँ मुझे देखकर बताओ, ऐसा क्या किया था इसने जिस पर तुमने जानवर बनने में देर नहीं की? सुभान को काशान की शक्ल देखकर मजीद गुस्सा आ रहा था। यह हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है और मैं इस वक्त अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। काशान ने सुभान का हाथ अपने गिरेबान से हटाकर उसको घूरते हुए कहा। हस्बैंड वाइफ के बीच की बात होने का ये मतलब हरगिज नहीं है काशी कि तुम जानवर बन जाओ और बीच में कोई ना बोले। इसका बाप मरा है लेकिन भाई अभी जिंदा है। चलो रिनम मेरे साथ। सुभान रिनम का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। सोबी बात का बतंगर मत बनाओ, मैं इससे एक्सक्यूज करने वाला था। वो कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। काशान ने आगे बढ़कर रिनम का हाथ सुभान के हाथ से छुड़ाया। रिनम अपना दिल थाम कभी सुभान को तो कभी काशान को देख रही थी। रिनम को मैं अभी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और तुम दोबारा मेरा रास्ता नहीं रोकोगे। सुभान ने तनबीह करते हुए काशान से कहा। काशान गुस्से से जब्त करता हुआ सुभान को देखने लगा। चलो रिनम, अभी और इसी वक्त मेरे साथ। उसने रिनम को देखकर कहा, भैया मैं ठीक हूँ। काशान ठीक कह रहे थे, गलती मेरी थी। आप मुझे इस हालत में लेकर जाएंगे तो बात बढ़ेगी। मामा आप ही भी परेशान होंगी मुझे यूं आपके साथ आता देखकर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं प्लीज। रिनम नजर झुकाकर सुभान से बोली। रिनम तुम मेरे साथ घर चल रही हो अभी और इसी वक्त। सुभान ने दोबारा जोर देते हुए रिनम से कहा। भैया प्लीज। रिनम सुभान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। सुभान चुप हो गया। वो काशान की तरफ मुड़ा। इसे हमने बहुत नाजों से पाला है काशी, अगर आइंदा इसकी आंख में आंसू लाने का सबब तुम बने तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे इसकी गलती हो तब भी तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इससे मोहब्बत करने का दावा तो तुमने भी किया था, तो अपनी मोहब्बत का सबूत दो, जहालत का नहीं। इसका ख्याल रखना और दोबारा ये बात मुझे दोहरानी ना पड़े। सुभान काशान को वार्न करता हुआ दोबारा रिनम की तरफ पलटा। इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे गले से लगाया। जब मैं इंटर्नशिप के पेपर दे रहा था और तुमसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी जो मैंने तुम्हें समझाई थी, याद है ना? मैंने तुमसे एक वादा लिया था। सुभान रिनम से पूछने लगा। रिनम सुभान को देखकर मुस्कुरा दी और इस बात में सर हिलाया। अभी मैं जा रहा हूँ, रात में फ़ोन करूँगा, फिर तफसील से बात करेंगे और कल दोपहर को मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा। अपना ख्याल रखना। सुभान रिनम का गाल थपथपाता हुआ काशान पर एक संजीदा निगाह डालकर घर से बाहर निकलने लगा। कुछ याद आने पर वो दोबारा मुड़ा। और हाँ, एक बात याद रखना काशी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा अगर तुमने कानून को हाथ में लिया तो मैं बगैर किसी से पूछगछ किए तुम्हें लॉकअप कर दूंगा। तुम्हारे बेरहमाना सलूक से शहरा अभी जिंदा है, मगर उसने होश में आने के बाद अगर बयान में तुम्हारा नाम लिया ना, तब भी तुम इस जुर्म की सजा काटने के लिए तैयार रहना। सुभान काशान को बोलता हुआ इसके फ्लैट से निकल गया और रिनम की बातों से अंदाजा तो लगा सकता था कि किसी हादसे की बिना पर ही शेरा और काशान में लड़ाई हुई होगी।
रिनम का ब्रेसलेट वहाँ पर मौजूद था, मगर रिनम इतने तवाना मर्द पे तशद्दुद करने से रही। यकीनन शेरा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार काशान होगा। सुबान शेरा से मुतल्लिक जो कुछ कहकर गया था उसकी बात सुनकर रिनम तो शौक हो गई थी, जबकि काशान ने बहुत बेयकीनी से रिनम को देखा। सुबान के फ्लैट से जाने के बाद काशान ने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और रिनम के पास आया। तुमने सोबी को शेरा वाले वाक़ये के बारे में भी बता दिया, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अगर सुबान जाने से पहले शेरा के मुतल्लिक कुछ भी नहीं बोलता तो यकीनन काशान रिनम से अपने बुरे सलूक की माफ़ी मांगता, मगर अब वो अपनी नरमी को भूलकर दोबारा से रिनम को गुस्से में देखता हुआ बोला, नहीं नहीं काशान भैया को भला मैं क्यों बताऊंगी, मुझे नहीं मालूम कि ये सब भैया को कैसे मालूम हुआ। काशान के चेहरे के खतरनाक तेवर को देख कर रिनम सहम गई और उसे अपने यकीन दिलाने लगी। ऐसे कैसे मालूम हुई ये बात तो हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। अब वो रिनम के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर रिनम से पूछने लगा, काशान मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये सब भैया को कैसे मालूम हुआ, मुझ पर एतबार करें प्लीज। वो काशान की मुट्ठी से अपने बाल आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए बोलने लगी, नहीं तुम सच नहीं बोल रही हो और ना ही मुझे अब तुम पर एतबार है। ये सोबी का बिजी टाइम होता है, वो बेवकूफ़ नहीं है जो इस वक्त तुम्हारे पास आए। तुमने खुद सोबी को कॉल करके यहाँ पर बुलाया, फिर उसे शेरा के मुतल्लिक बताया और अपना ये सूजा हुआ चेहरा दिखाकर उसे कल रात वाली बात भी बताई। रिनम के बाल छुड़ाने की कोशिश में उसने मजीद सख्ती से उसके बालों को दबोचा और झटका देते हुए कहा, तुम पर एतबार करूं मैं? तुम्हारी इज्जत बचाई थी मैंने उस लुटेरे से, अगर मैं उसे ना मारता तो जानती हो तुम्हारे साथ वो क्या सलूक करता। घिन आने लगती तुम्हें अपने इस वजूद से। चलो मान लिया सोबी का प्रोफेशन ऐसा है, शेरा के केस उसके सामने आया, मगर वो इतने वसूख से कहकर गया है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, जबकि दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि शेरा अभी होश में नहीं, ना उसका बयान लिया गया है। ये बात तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं बता सकता। मालूम नहीं तुम्हें उसके अंदर ईमानदारी का कितना बड़ा कीड़ा है। शेरा का मुंह खोलते ही वो सबसे पहले मुझे लॉकअप करेगा। आज उसे रिनम पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसता हुआ बोला और रिनम को धक्का दिया। वो फर्श पर जा गिरी। काशान अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर मेरा एतबार करें। अगर आपने आज मुझ पर एतबार नहीं किया तो आइंदा मैं आपको कभी भी अपना यकीन नहीं दिलाऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ। रिनम ने बेबसी से रोते हुए आखिरी जुमला चीख कर कहा, नहीं तुम सच नहीं बोल रही, सच तुम अब बोलोगी। काशान ने अपनी बेल्ट निकालते हुए कहा। काशान। रिनम फर्श पर गिरी पूरी आंखें खोले उसे खौफ से देखने लगी। काशान फर्श पर गिरे सुर्ख फूलों को जूतों से रोनता हुआ बेल्ट का एक सिरे को हाथ में फोल्ड करके रिनम के पास आया। रिनम खौफ के मारे उठ भी नहीं सकी। वो फर्श पर बैठे बैठे पीछे से रखने लगी। जब पहली बेल्ट रिनम की टांगों पर लगी तो उसकी चीख निकल गई। काशान नहीं प्लीज, रिनम ने रोते हुए चीख कर कहा और हिम्मत करके उठी। बेडरूम की तरफ भागकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने लगी, मगर दरवाज़ा बंद करने से पहले काशान बेडरूम के अंदर आया और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबान घर पहुंचा तो उसका दिल बहुत उदास था। जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसने काशान पर हाथ उठाया था। काशान उसका एक ही भाई था जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। उसको मारकर सुबान को कोई खुशी नहीं हुई थी, मगर वो करता भी क्या। काशान ने कितने बुरे तरीके से रिनम को मारा था। रिनम का चेहरा देखकर सुबान का दिल तड़प गया था। रिनम कितनी मासूम थी। जब वो उसके गले लगकर रो रही थी तो सुबान को मर्द होकर रोना आ गया। इस वक्त वो किस तरह अपने आंसू जब्त किए हुए था, मगर काशान को देखकर वो अपना जब्त खो गया। उसका प्यारा भाई जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था, वो क्या बन रहा था, क्या बन गया था। सुबान तो शेरा के केस के मुतल्लिक रिनम से पूछगछ करने आया था, मगर उसे क्या मालूम था एक दूसरी कहानी वहां पर खुली हुई है। अगर रिनम उसके साथ आ जाती तो यसरा लाजमी उसे देखकर परेशान होती। और काशान ने जैसे रिनम से उसका हाथ छुड़ाया, इस वक्त सुबान ने काशान की आंखों में एक खौफ देखा, जैसे सुबान उसकी कोई कीमती चीज लेकर जा रहा हो। उसे रिनम, काशी, यसरा सबका ख्याल रखना था, बल्कि यही तो करता आया था। घर आकर वो हस्बे मामूल यसरा के पास थोड़ी देर के लिए बैठा। का हाल अहवाल पूछने के बाद गायब दिमागी में उससे बातें सुनता रहा और उसकी बातों का हाँ हूँ में जवाब देता रहा। मगर थोड़ी देर में युसरा को शाहिदा ने आकर बताया कि उसकी दोस्त डॉक्टर फातिमा उससे मिलने आई हैं। सुबान उठकर अपने बेडरूम में आ गया। कल रात ही उसने गुलाम बख्श और शाहिदा को बुलाकर इन दोनों से कहा था कि वो ऊपर से नीचे वाले बेडरूम में शिफ्ट होना चाहता है, लिहाजा सीरत के साथ वो दोनों सारा सामान नीचे ले आईं। सुबान जब नीचे पोर्शन में अपने बेडरूम में पहुंचा तो सीरत का अच्छा खासा मुंह बना हुआ था। आज सीरत ने भी उसे काफ़ी कॉल की थी,
मगर पहले शेरा के केस के मुतालिक उलझ कर वो उसकी कॉल्स रिसीव नहीं कर सका। इसके बाद वो काशान की तरफ चला गया, इसलिए अपना मोबाइल ही साइलेंट कर दिया। सॉरी यार, आज काफ़ी बिजी था इसलिए कॉल रिसीव नहीं की तुम्हारी। क्यों कॉल कर रही थी? सब खैरियत है? सुभान सीरत को पूछता हुआ सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठ गया और अपना सर पीछे टेक कर लिया। तुम बिजी कब नहीं होते सूबी, कोई नई बात करो। मेरी कॉल तो क्या, तुम मुझे ही इग्नोर किए हुए हो। सीरत इंतजार में ही बैठी थी कि सुभान कुछ बोले और वो उसको सुनाए। उसकी बात सुनकर सुभान सोफे पर सीधा होकर बैठा। सीरत, मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात तो ये कि बेकार की बातों पर मेरे साथ इस वक्त बहस नहीं करना। अगर कोई ज़रूरी बात है तो डिस्कस करो। मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ और हर वक्त बिजी रहता हूँ, ये रोना छोड़ दो अब। बीवी हो तुम मेरी, कोई मंगेतर नहीं हो जो हर वक्त टाइम ना देने का शिकवा कर रही होती हो। बच्ची तो नहीं हो ना यार, जो तुम्हें एहसास नहीं। कभी तो एहसास कर लिया करो अगले बंदे का। वो बाहर से थका हुआ आया, इसलिए क्या टेंशन है, वो किस परेशानी में उलझा हुआ है, हर वक्त तुम्हें अपनी पड़ी रहती है। सुभान का मूड आज पहले ही ऑफ था, ऊपर से सीरत के तंज पर उसका दिमाग ही घूम गया। उसने गुस्से के बावजूद अपनी आवाज़ को नीचे रखा ताकि रूम से बाहर ना जाए। खैर, बीवी बनाने के बाद बीवी और उसकी बातें बेकार ही लगती है। इन बातों को छोड़ो, मगर अपने बाहर के मसले बाहर ही छोड़कर घर आया करो। और काम की बात यह है कि तुमने गुलाम बख्श और शाहिदा इन दोनों को क्यों बोला कि सब सामान वो नीचे बेडरूम में सेट कर दें? ऊपर क्या मसला था? सीरत अब उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उससे पूछने लगी, क्योंकि चंद दिन पहले ही उसने सारे बेडरूम की सेटिंग अपनी मर्जी से चेंज की थी। आज दोपहर जब वो किचन में मसरूफ़ थी तब उसे मालूम हुआ कि युसरा की इजाज़त से शाहिदा और गुलाम बख्श युसरा की निगरानी में उसका और सुभान का सारा सामान नीचे बेडरूम में शिफ्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो सुभान को कॉल कर रही थी, मगर वो उसकी कॉल रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। मामा यहाँ पर सारा दिन अकेली रहती हैं, उनकी तन्हाई के एहसास से नीचे शिफ्ट होने का सोचा मैंने। इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है जो तुम यूँ परेशान हो रही हो। सुभान सोफे से उठता हुआ सीरत के पास आया, उसे जवाब देकर अपने कपड़े वार्डरोब से निकालने लगा। सीरत कुछ बोले बगैर खामोशी से उसे देखने लगी। सुभान ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। तुम जैसे मर्द को, जिसे सिर्फ बीवी के अलावा सारे जहां का ख्याल हो, शादी करनी ही नहीं चाहिए। सीरत सुभान को देखते हुए बोली, मेरे ख्याल में एक लड़की को सिर्फ अपने शौहर का ही नहीं, उसकी फैमिली का भी एहसास करना चाहिए। तभी वो अच्छी बीवी बनकर अपने शौहर के दिल पर हुकूमत कर सकती है। क्योंकि तुमने अपनी माँ को माँ समझना नहीं है, लिहाजा अब तुम मम्मा का ख्याल मेरी माँ समझ कर रखो, और मैं इस मामले में तुमसे लापरवाही की उम्मीद नहीं करूँगा। सीरत, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी मनपसंद बीवी के आने के बाद अपने दूसरे रिश्तों को फरामोश कर दूँ। अगर तुम ये तवक्को करती हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँ तो ये तुम्हारी सोच गलत है। तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद मैं बाकी किसी को इग्नोर नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम आज ही समझ जाओ, मुझे दोबारा नहीं समझाना पड़े। सुभान ने इसको अच्छी तरह बावर करवाया। सीरत ने सारी बात उसकी खामोशी से सुनी और सुभान के चुप होने पर उसने सुभान के सीने पर मुट्ठी बंद करके मुक्के मारना शुरू कर दिए। तुम अच्छे नहीं हो सोबी, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मेरे बचपन वाले सोबी तो तुम हरगिज नहीं हो। सीरत गुस्से में कहते हुए उसके सीने पर अपने नाजुक हाथ से मुक्के बरसा रही थी। सुभान उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ी और उसके पीछे सोफे पर बिठाया। खुद अपने कपड़े हाथ में लिए वो बेडरूम से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? सीरत बोलती हुई दोबारा उसके सामने आई। सुभान को समझ नहीं आया आखिर वो इतनी चिड़चिड़ी किस बात पर हो रही है। मैं थोड़ी देर रिलैक्स रहना चाहता हूँ और तुम्हारे यहाँ होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है, इसीलिए रूम से बाहर जा रहा हूँ। सुभान सीरत को देखकर बोला, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो और आराम से बैठकर अपने सारे मसलों का हल तलाश करो। जब उन मसलों का हल मिल जाए तो फिर अपने लिए नई नई फिक्रें ढूंढो और फिर दोबारा सोचो कि इन फिक्रों के लिए अब क्या करना चाहिए। बस यही सब कुछ करते रहो। रूम से मैं ही चली जाती। सीरत रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती हुई बेडरूम से बाहर चली गई। सुभान ने सर झटका और अपने कपड़े सोफे पर रखते हुए खुद यूनिफॉर्म में ही बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। मगर 10 से 15 मिनट ही गुजरे थे कि शाहिदा ने आकर उसे बताया सीरत बीबी बाहर अचानक बेहोश हो चुकी हैं। सुभान एकदम बेड से उठा, अपनी सारी परेशानियों को एक तरफ रखता हुआ बेडरूम से निकलकर वो सीरत के पास पहुंचा। लाउंज के फर्श पर सुगल फूलों की पत्तियां मसली हुई पड़ी थीं, जिन्हें बेदर्दी से कदमों तले रौंदा गया था। वो लाउंज में कुर्सी पर बैठा मुसलसल 1 घंटे से स्मोकिंग कर रहा था। सिगरेट के बेशतर टुकड़े एश ट्रे में बाहर निकलकर गिरे हुए थे। स्मोकिंग करते हुए 2 घंटे पहले वाला वाकया याद करने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था जो सुभान का हाथ इस पर उठा था। सुभान के इस अमल से उसे कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी मोहब्बत करता था वो अपने भाई से।
सुबान की नज़रों में अपने लिए अजनबियत और गुस्सा देखकर आज उसे कितनी तकलीफ हुई थी। दूसरी तरफ रिनम, उसकी बीवी, जिसे चंद महीनों में ही वो अपनी कमजोरी मानने लगा था, जो इसके दिल पर अपने नाम का पहला हर्फ लिखकर हमेशा इसे बताती कि वो सिर्फ उसी की है। प्यार तो वो उससे बेपनाह करता था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता एतबार भी करने लगा था। लेकिन आज उसकी बीवी ने क्या किया? सारी की सारी बात सुबान को बता दी। उसने शेरा को किस लिए मारा था? सिर्फ इसी वजह से कि वो उसकी बीवी को उठाकर ले गया था। अगर काशान उसे जिंदा छोड़ देता तो वो ये हरकत दोबारा करता, और काशान दोबारा रिनम के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज काशान को लगा रिनम ने सुबान को सब कुछ बताकर उसका एतबार तोड़ा है। ना सिर्फ इसका एतबार तोड़ा, बल्कि इसके और सुबान के रिश्ते में भी दरार डाल दी है। इस बात की काशान ने उसको सजा दी थी। शायद ये जरूरी हो गया था ताकि उसकी बीवी आइंदा जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा ना करे। उसे जेल में असद काड़े की बात याद आई। ही कहता था वो, औरत की लगामें खींच कर रखनी चाहिए, उसे प्यार भी करना चाहिए, मगर उसकी गलती पर उसे सजा भी देनी चाहिए। काशान हाथ में मौजूद सिगरेट को एश ट्रे में मसलता हुआ उठा। लाउंज में मौजूद सारी फूलों की पत्तियों की डस्टबिन की नजर करता हुआ वो ऑइंटमेंट निकालने लगा। जब रिनम काशान से डरती हुई बेडरूम की तरफ भागी थी, तब काशान ने बेडरूम में आकर उसे बेड पर धक्का दिया। वो बेड पर ऊंधे मुंह गिरी। उसे सीधा होने की मोहलत दिए बगैर काशान ने उसकी कमर पर बेल्ट मारी और गुस्से में बेल्ट वहीं फेंक कर बेडरूम से बाहर चला गया। ऑइंटमेंट निकालकर काशान ने अपनी पॉकेट में रखी हुई गोल्ड की रिंग जेब से निकाली, दीवार पर टंगी हुई घड़ी में टाइम देखा और अपने बेडरूम का रुख किया। दर्द से रिनम का पूरा वजूद घोड़े की तरह दुख रहा था। वो बेड पर घटरी की मानंद लेती हुई रो रही थी। खामोशी में भी रिनम के रोने की आवाज उसकी तकलीफ को बयान कर रही थी। इतने में बेडरूम का दरवाजा खुला। रिनम में इतनी सकत नहीं थी कि वो मुड़कर आने वाले को देखती, मगर और कौन हो सकता था न काशान के सिवा। क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? दिखाओ जरा। काशान बेड पर उसके करीब बैठता हुआ फिक्रमंदी से पूछने लगा। साथ ही रिनम की शर्ट की जिप खोली। उसकी कमर जा बजा लाल निशानात से भरी हुई थी। कौन सा तुम्हें मारकर मुझे खुशी होती है? आखिर ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो जो मेरा हाथ उठे? काशान नरमी से बोलता हुआ उसकी कमर पर मौजूद निशानात पर नरमी से अपनी उंगलियां फेर रहा था। रोना अब सिसकियों में बदल चुका था, क्योंकि अब रिनम काशान के होठों का लम्स उन निशानात पर महसूस कर रही थी, जिससे उसे राहत के बजाय मजीद तकलीफ हो रही थी। मगर वो चाहकर भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसका अंजाम जानती थी। तुम्हें सोबी को हमारे बेडरूम की बातें नहीं बतानी चाहिए थी जान। मियाँ बीवी को तो एक दूसरे का लिबास कहा गया है, जानती हो इस बात का मतलब? तुमने आज मेरे बारे में सोबी को बताकर मुझे ही उसके सामने बेलिबास कर दिया। ये इसी बात की एक छोटी सी सजा है ताकि तुम आइंदा एहतियात करो। काशान निशानात पर ऑइंटमेंट लगाता हुआ रिनम से मुखातिब हुआ। जानती हो ना तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इस दुनिया में वो तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। जिंदगी मानता हूँ तुम्हें अपनी। काशान रिनम का रुख अपनी तरफ करता हुआ अपनी शर्ट उतारने लगा। काशान आज नहीं, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। काशान की तलब को समझते हुए बेसाख्ता रिनम के मुंह से निकला। इससे पहले वो अपनी बात पर पछताती, उसकी रेशमी जुल्फें काशान की मुट्ठी में थी। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आई। काशान मुट्ठी में रिनम के बालों को जकड़े हुए नरमी से पूछने लगा। नहीं, कुछ नहीं। रिनम को दोबारा रोना आने लगा। वो रोने के दरमियान बोली, शाबाश, अब चुप हो जाओ, तुम्हारा रोना मुझे परेशान कर रहा है। काशान उसके बालों को छोड़कर उसके आंसू पोंछता हुआ उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ कर उसकी गर्दन पर झुक चुका था। रिनम इसकी बात मानते हुए अपने आप को रोने से बाज रख रही थी, मगर उसके बावजूद अपनी सिसकियों को नहीं रोक पा रही थी। कमरा एक दफा फिर उसकी सिसकियों की आवाज से गूंज उठा, मगर उसकी सिसकियां सुनने वाला उसका शौहर अपनी जरूरत पूरी करने में मगन था। थोड़ी देर पहले ही युसरा ने उसे जबरदस्ती दूध से भरा हुआ गिलास पिलाया था, जो सीरत ने बहुत ज्यादा नखरे दिखाकर और मुंह बनाकर खत्म किया था। डॉक्टर फातिमा ने उसकी 1 वीक की प्रेगनेंसी बताई थी और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से बेड रेस्ट के साथ बहुत ज्यादा एहतियात भी बताई थी। युसरा ने खुशखबरी सुनाते हुए सुबान को गले लगाया तो सुबान ने युसरा के चेहरे पर काफी दिनों बाद खुशी देखी थी। उसके हर अमल, हर अंदाज, बात करने के तरीके से खुशी झलक रही थी। और खुद सुबान, वो कितना ज्यादा खुश था। ये खबर उसके लिए बहुत ज्यादा मानी रखती थी। उसने जब सीरत का चेहरा देखा तो उसे अपने बीवी पर बहुत प्यार आया। कितना कीमती और अनमोल तोहफा उसको वो देने वाली थी। सुबान की मोहब्बत लुटाती नजरों को देखकर सीरत ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली। थोड़ी देर पहले वाली तल्ख कलामी का असर उनके दरमियान अब कहीं ज़ाय हो गया था। युसरा दूध का खाली गिलास लेकर उसके बेडरूम से निकली तो सुबान बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। सीरत उसको देखकर एक बार फिर मुस्कुराई।
सुभान मुस्कुराता हुआ बेड पर उसके करीब आया। आई लव यू। सुभान झुककर उसकी पेशानी को चूमता हुआ बोला, कैसा फील कर रहे हो? सीरत ने उसके चेहरे पर झलकती हुई खुशी को देखकर उससे सवाल किया। मैं आपको बहुत लकी फील कर रहा हूँ यार, ये मेरी जिंदगी का खूबसूरत लम्हों में से एक लम्हा है। वैसे बहुत चालाक हो तुम, अपनी तरफ मुतवज्जह करने का अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। वो उसके नर्म और मुलायम गालों पर अपनी उंगलियां फेरता हुआ मोहब्बत से सीरत को देखकर बोला तो सीरत मुस्कुरा दी। एसपी सुभान अहमद, अब आपसे आपका सारा टाइम मांगने वाला आने वाला है। सीरत के बोलने पर सुभान ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर चूमा। आने वाला नहीं, आने वाली। मुझे तो प्यारी सी बेटी चाहिए। तुम्हें मालूम है मेरी जिंदगी में 4 औरतें बहुत ज्यादा अहम रही हैं, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया है। पहली मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। दूसरी मामा, जिन्होंने अम्मी के जाने के बाद भी कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तीसरी रेनम, जिसने मुझे हमेशा भाइयों की तरह चाहा, भाइयों वाला मान दिया, हमेशा ख्याल रखा। और चौथी। सीरत लेटी हुई मजे से सुभान की बातें सुन रही थी, मगर चौथे नंबर की बारी आने पर सुभान तकिए पर अपनी कोहनी टिकाकर सीरत के बराबर में लेटा हुआ मुस्कुराती आंखों से उसे देखने लगा। बताओ ना, वो चौथी हस्ती कौन है जो तुम्हारी बहुत प्यारी है? सीरत ने उसको खामोश देखकर बेकरारी से पूछा। सीरत को मालूम था वो और कोई नहीं है, सुभान उसी का नाम लेगा, मगर अपना नाम उसे सुभान के मुंह से सुनने का दिल चाहने लगा। क्रिस्टन स्टीवर्ट बहुत पसंद है मुझे, बल्कि यूं समझो इश्क है मुझे उससे। टॉप क्लास एक्ट्रेस है मेरी नज़र में वो। सुभान की बात सुनकर सीरत ने खूंखार नज़रों से सुभान को घूरा, जो अपना नाम सुनने की तवक्को कर रही थी। उसका शौहर किसी हॉलीवुड की छिछोड़ी के कसीदे पढ़ रहा था। भाड़ में जाओ सोबी, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। सीरत तपती हुई उसके पास से उठने लगी तो सुभान ने उसको बाहों में भरकर वापस बेड पर लेटा दिया। छेड़ रहा था यार तुम्हें, सुभान ने उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बस इसी काम के लिए तो रह गई हूं मैं, हर वक्त छेड़ते रहा करो। क्या था अगर मेरा भी नाम ले लेते? सीरत ने सुभान को घूरते हुए कहा। छेड़ने वाला काम अगर मैं बाहर करूंगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। चौथा और कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा? तुम ही तो थी जिससे मैं अपनी हर परेशानी शेयर करता था, जिसने मुझे मेरे बुरे हालात में भी नहीं छोड़ा। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन तुम बिरयानी लेकर आई थी? उस दिन मैं सारे दिन का भूखा था। सुभान उसे बातें करते करते अपने बचपन में खो गया। फातिमा आंटी बता रही थी कि तुम काफ़ी वीक हो, अपनी डाइट पर ध्यान दो हमारे बेबी के लिए। मुझे हेल्दी बेबी के साथ उसकी मामा भी बिल्कुल फिट चाहिए। सुभान उसको बाहों में लिए केयरिंग अंदाज में बोला। अब बारी है रिनम की, देखते हैं वो गुड न्यूज़ कब सुनाती है। सीरत के बोलने पर सुभान का दिमाग भटक कर दोबारा काशान और रिनम की तरफ चला गया। वो अपनी खुशी में थोड़ी देर के लिए रिनम के आंसू भूल गया था। सुभान ने अपना मोबाइल उठाकर रिनम का नंबर मिलाने लगा ताकि उसकी खैरियत पूछ ले। बस अब इस मोबाइल में मगन हो जाना, इधर रखो मोबाइल और मुझसे बातें करो। सीरत ने उसका मोबाइल हाथ से लेते हुए अपने पास रखा। सुभान भी कुछ कहे बगैर अपनी तवज्जो दोबारा सीरत की तरफ मंतमल करने लगा और सोचा कि वो दोपहर में रिनम के पास जाएगा। अपनी तबीयत डल और चाल में सुस्ती महसूस करने के बावजूद रिनम ने अपने कपड़े वार्डरोब से निकालकर बैग में डालना शुरू किए। कल शाम सुभान के जाने के बाद जो काशान ने उसके साथ किया, उससे रिनम की रूह तक कांप गई थी। कितनी बेदर्दी से वो उसको बेल्ट से मार रहा था। अपने गुस्से के आगे शायद उसे रिनम से मोहब्बत भूल जाती थी, या गुस्सा उसकी मोहब्बत पर हावी हो जाता था। और उसके बाद क्या किया? अपनी ज़रूरत को तलाफी का नाम देकर वो उसकी ज़ात को रोनता गया। रिनम ने बैग में अपने कपड़े रखने के बाद सारी ज़रूरत की चीज़ें बैग में डालना शुरू की। वो दोबारा रात वाले वाक़ये का सोचने लगी। आइंदा में कभी भी हम दोनों की बातें किसी दूसरे के मुंह से ना सुनूं, वरना मोहब्बत के साथ साथ तुम मेरे गुस्से से भी वाकिफ हो। रिनम पर चादर डालकर खुद शर्ट पहनते हुए वो रिनम से कहने लगा। रिनम की सिसकियां थम गई थीं। जिप बंद करते हुए कल रात वाली काशान की वार्निंग के बारे में सोचा। जाओ शाबाश, शावर लेकर आओ जब तक मैं खाना लगाता हूँ। शर्ट पहनने के बाद काशान बेड से उठता हुआ बोला तो रिनम भी बेड से उठने की हिम्मत करने लगी। जब मैं वापस आऊं तो मुझे मेरी डॉल हंसती मुस्कुराती चाहिए। रिनम के बेड से उठने पर वो रिनम के करीब आकर उसका चेहरा थामे उसे नरमी से कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया और रिनम दोनों हाथों से अपने होठों को दबाए रोना रोकने लगी। वो अपने निढाल से वजूद को वॉशरूम लेकर चली गई। एक दफ़ा फिर कल रात वाला मंजर रिनम की आंखों के सामने लहराया। उसने सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और अपना बैग लेकर लाउंज में आ गई। अचानक उसकी नज़र अपने हाथ में मौजूद रिंग पर पड़ी। जहन एक दफ़ा फिर कल रात वाले मंजर में गुम होने लगा। आंखें इतनी रेड क्यों हो रही हैं तुम्हारी?
बात लेते हुए रोती रही हो ना तुम। रिनम जब वॉशरूम से निकली तो काशान को बेडरूम में मौजूद पाया। वो उसकी आंखों की सुर्खी को देखकर सवाल उठाने लगा। काशान, मुझे दर्द हो रहा था। रिनम ने बताते हुए मुस्कुराना चाहा, क्योंकि उसे अपनी डॉल रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए चाहिए थी, मगर रिनम से मुस्कुराया नहीं गया। रिनम की बात सुनकर काशान उसके पास आया और रिनम को अपने सीने से लगाया। ये आखिरी दफा था रिनम, मैं इससे ज्यादा सख्त सजा तुम्हें नहीं दे सकता। डॉल हो तुम मेरी, मगर ये सब हमारे बीच आखिरी दफा हुआ हो, ये कोशिश तुम्हें करनी है। मुझे ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम कोशिश करना हमारे बीच की बातें हमारे बीच में ही रहे। चलो बालों को ब्रश करो अपने। काशान उसकी सब्ज आंखों को चूमता हुआ कहने लगा, जो कि रोने की वजह से रेड हो रही थी। रिनम अपने बालों पर ब्रश फेरने लगी। ड्रेसर पर रखा हुआ परफ्यूम उठाकर काशान रिनम पर छिड़कने लगा और ग्लॉस उठाकर उसके हाथों में थमाया। रिनम बालों को ब्रश करने के बाद अपने होठों पर ग्लॉस लगाने लगी। यहाँ देखो और स्माइल दो मुझे, काशान ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा, तो रिनम कोशिश करके बहुत दिक्कत से मुस्कुराई। काशान उसकी उंगली पकड़कर अपने सीने पर आर लिखने लगा। उसको स्माइल देकर दोबारा अपने सीने से लगाया। मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूँ रिनम, इसलिए कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे मालूम है अभी हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, मगर जब तुम मुझे समझोगी, मुझे अपना एतबार दोगी, तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सोबी को भी मना लूँगा। मुझे मालूम है भाई है वो मेरा, मुझसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करता है। नाराज़ थोड़ी रह सकता मुझसे ज़्यादा देर तक। मेरे पास तुम दोनों ही तो हो ना जान, और तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत और तुम्हें अपने करीब देख कर ही तो जीता हूँ मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सोबी को भी मना लूँगा, तुम्हें भी हमेशा ऐसे ही अपने सीने से लगा कर रखूँगा। चलो डिनर रेडी है, डिनर करने के बाद या तो लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे या कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। जो तुम कहोगी वही करेंगे। अब अपनी डॉल के साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं, जब तुम एग्री हो, तुम्हारा मूड हो तब। ओके। काशान बोलने के साथ उसे बेडरूम से ले गया। खाना खाने के बाद काशान ने उसको रिंग पहनाई, जो कि वो आज ही उसके लिए खरीद कर लाया था। खाना खाने से लेकर सोने तक वो अपनी डॉल को मुख्तलिफ तरीकों से अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा, जिस पर रिनम को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखना थी। एक बार फिर रिनम हाल में वापस आई। हाथ की उंगली में मौजूद रिंग उतारकर उसने टेबल पर रखी और घर और वार्डरोब की चाबियां भी। एक नज़र पूरे घर को देखकर उसने अपना बैग उठाया। काशान के साथ साथ उसे इस घर से भी मोहब्बत थी, मगर जैसे मोहब्बत होने के बावजूद वो अब काशान के साथ नहीं रह सकती थी, बिल्कुल इसी तरह इस घर की आदत होने के बावजूद वो उस घर में भी नहीं रह सकती थी। रिनम ने आंखों में आए आंसू को बेदर्दी से पोंछा। उसे सिर्फ काशान से एतबार चाहिए था, मगर कल रात काशान ने हाथ उठाकर इस पर साबित कर दिया कि वो उस पर एतबार नहीं करता, और रिनम अब उसे दोबारा एतबार नहीं दिला सकती थी, क्योंकि काशान हर बार उस पर हाथ उठाता और फिर ज़बरदस्ती उसका एहसास किए बिना रिनम अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। मामा प्लीज़, मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा, सीरत ने मुंह बनाते हुए युसरा को कहा। सीरत, फातिमा ने तुम्हें प्रॉपर डाइट का चार्ट बनाकर दिया है, अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे का ख्याल कैसे करोगी। युसरा इसको समझाते हुए खाना खिलाने लगी। सीरत ने बेबसी से मुंह बनाते हुए खाना खाने लगी। सुबान ने कितने बजे का टाइम दिया है, युसरा ने सीरत से पूछा। सुबह नाश्ते की टेबल पर युसरा ने सुबान से कहा था कि सीरत को किसी अच्छी सी गायनी के पास ले जाए। 2 बजे का टाइम दिया था, बस आता ही होगा सोबी। सीरत खाना खाते हुए बोली, ये आता ही होगा क्या है बेटा, शौहर है सुबान तुम्हारा, शौहर को इस तरह मुखातिब नहीं करते। मैंने कभी तुम्हारे बाबा से तुम या तू से बात नहीं की, और रिनम को देख लो, वो भी काशान को आप कहकर मुखातिब करती है। युसरा ने सीरत को देखकर एक दफ़ा पहले समझाई हुई बात को दोबारा समझाया। सीरत के चेहरे के तासुरात बदले। इससे पहले वो युसरा को कुछ कहती, अरे रिनम, मेरी छोटी बेटी यूँ अचानक आ गई अपनी मामा के पास। युसरा रिनम को घर में दाखिल होते देखकर बोली। सीरत भी उसे देखकर खुश हो गई और खाना छोड़कर टेबल से उठकर रिनम के पास आई। रिनम खामोशी से चलती हुई इन दोनों के पास आई। पीछे गुलाम बख्श रिनम का सूटकेस लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। युसरा ने रिनम का उतरा हुआ चेहरा देखा, फिर सूटकेस को। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? इतना बड़ा बैग, काशान कहीं गया हुआ है ऑफिस के काम से क्या? युसरा रिनम को देखकर पूछने लगी, मगर उसके चेहरे के तासुरात से गुमान हो रहा था बात कुछ और है। बोल क्यों नहीं रही? रिनम, मामा क्या पूछ रही हैं, सब ठीक है ना? सीरत ने उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए पूछा। रिनम मेरी जान, यहाँ देखो मेरी तरफ, तुम ठीक हो ना बेटा? युसरा रिनम के करीब आकर उसका चेहरा थामते हुए फिक्रमंदी से बोली। मामा। रिनम से आगे कुछ नहीं बोला गया, वो बस युसरा के गले लगकर रोने लगी, जिस पर सीरत और युसरा दोनों ही परेशान हो गए।
रिनम, बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? काशी कहाँ पर है और तुम इस वक्त कैसे आ गई हो? क्यों परेशान कर रही हो हमें? रिनम के ज़ारो कतार रोने पर जहाँ युसरा परेशान हुई, वहीं सीरत तेज आवाज में रिनम से पूछने लगी, मगर रिनम ने रोना नहीं छोड़ा। रिनम, सुबान की आवाज पर इन तीनों ने मुड़कर सुबान को देखा। सुबान इस वक्त सीरत को अस्पताल ले जाने के लिए घर आया था। रिनम को युसरा के गले लगकर रोता हुआ देखकर वो परेशान हो गया। भैया। रिनम ने सुबान को देखा और चलती हुई उसके पास आई, उसके गले लगकर रोने लगी। रिनम, यहाँ देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ क्या हुआ है। कल तो उसे लगा था कि काशान रिनम से मिसबिहेव करके पछता रहा है, इस वजह से वो रिनम को अपने साथ नहीं लाया था, मगर आज रिनम के आंसू कुछ और ही बयान कर रहे थे। भैया, मैं अब काशान के साथ नहीं रह सकती, रिनम रोने के दरमियान बोली, जिस पर युसरा और सीरत शौक से एक दूसरे को देखने लगे। रिनम चूंकि सुबान के गले लगी हुई थी, उसकी पुश्त सीरत की तरफ थी। बालों का ऊंचा जूड़ा बनने होने के बावजूद बार बार उसकी गर्दन का सुर्ख निशान हल्का सा उसके कंधे की साइड पर से नजर आ रहा था। रिनम की बात सुनकर सीरत का दिमाग कहीं और चला गया। यहाँ आओ मेरे साथ रूम में। सुबान के कुछ बोलने से पहले सीरत बोल पड़ी और रिनम का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर लाकर फौरन दरवाजा बंद किया। बाहर युसरा सुबान को देखने लगी, मगर इस वक्त वो युसरा को तसल्ली भी नहीं दे सका कि सब ठीक है। उसका दिल अंदर से खुद बेचैन हो रहा था। रिनम, या मेरी तरफ देखकर मुझे बताओ क्या किया है काशी ने? सीरत अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर पूछने लगी। आप ही, वो काशान ने मुझे। रिनम को रोते हुए समझ में नहीं आया कि सीरत को क्या बताए और अब युसरा को क्या बताएगी। यहाँ बैठो। सीरत ने उसे कमरे में मौजूद कुर्सी पर बिठाया, साथ ही उसकी शर्ट की जिप खोली। रिनम की कमर पर लाल निशानात देखकर सीरत ने बेसाख्ता अपने होठों पर हाथ रखा। रिनम, ये काशी ने किया है? वो बेयकीनी से रिनम का चेहरा देखते हुए बोली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज पर सीरत ने कमरे का दरवाजा खोला। सामने सुबान सवालिया नजरों से सीरत को देख रहा था। सोबी, काशी ने बहुत बुरी तरह रिनम को मारा है। उसकी कमर पर निशानात। सीरत की आंखों से आंसू निकलने लगे, जिस पर सुबान बेयकीनी से सीरत को और फिर कुर्सी पे बैठी रिनम को देखने लगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, सुबान गुस्से में कहता हुआ वापस मुड़कर जाने लगा, मगर पीछे खड़ी युसरा को देखकर ठिठका। युसरा बिल्कुल सुन खड़ी थी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था वो सीरत की बातें सुन चुकी है। सुबान युसरा को देखकर घर से बाहर निकलने लगा, मगर अगले ही लम्हे उसे वापस आना पड़ा, क्योंकि युसरा बेहोश होकर होशो हवास खो चुकी थी। आज ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसका जहन बार बार रिनम और अपने रिश्ते को लेकर फिक्रमंद हो रहा था। वह गुस्से में रिनम के साथ अब की बार कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर गया था। कल रात रिनम के साथ बदसलूकी करने के बाद वो अंदर से गिल्टी फील कर रहा था। काशान ने सोचा उसे रिनम और अपने रिश्ते को कुछ ज्यादा टाइम और तवज्जो देना चाहिए। वो कल ऑफिस से छुट्टियां अप्लाई करके हफ्ता 10 दिन के लिए रिनम को कहीं दूर ले जाने का इरादा रखता था, जहां वो सिर्फ अपनी डॉल को टाइम दे सके। अब वो बाकायदगी से फैमिली प्लान करने का भी सोच रहा था। ऐसा ज़रूरी था रिनम और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए। काशान सोचता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। उसे घर पहुंचना था। रिनम की मर्जी की जगह पर वो उसके साथ कुछ दिन स्पेंड करेगा, अपने हनीमून पीरियड की तरह। वो इन दिनों को यादगार बनाएगा। अब उसे अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना था, जो उसके रिश्ते को कमज़ोर कर रहा था। अपने रिनम के साथ जुड़े रिश्ते में मजबूती चाहता था और रिनम से अपने हर बुरे रवैये की तलाफ़ी बहुत अच्छी तरीके से मांगना चाहता था, और उसे यकीन था रिनम हर दफ़ा की तरह उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेगी। वो उसकी डॉल थी, उससे प्यार करती थी। वो सुभान को भी शेरा के मुतल्लिक उस दिन वाले वाक़ये के बारे में सब कुछ बताने का इरादा रखता था, जो कि आम हालात में वो कभी ना बताता। मगर उसे सुभान का भी दिल साफ करना था। उसे यकीन था 2 से 3 दिन में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। काशान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो घर जाने के लिए कार में बैठ ही रहा था, तब उसे अपने पीछे से माया की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़ा। कांग्रेट्स मैम, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल गया। माया काशान के पास आई। उसके कुछ बोलने से पहले काशान बोल पड़ा। माया ने मुस्कुराकर काशान को देखा। वो उसे हर लिहाज से परफेक्ट मर्द लगता था। काश वो उसका होता, माया को ख्याल आया। काशान माया को बोलते हुए अपने हाथ में बंधी हुई रिस्ट वॉच में टाइम देखने लगा। इससे पहले माया कुछ बोलती, अचानक पुलिस ऑफिस के पार्किंग एरिया में दाखिल हुई, जिस पर काशान और माया दोनों चौंके। चलो भाई काशी, हमारे साथ, तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर आए हैं। आज रात फिर से हवालात के मजे लो, कुछ पुराने दिन की याद ताज़ा कर लो, इंस्पेक्टर जवाद ने काशान के पास आकर बोला, जिस पर माया और काशान एक बार फिर चौंके। क्या मजाक है ये? तमीज से बात करो ज़रा, किसके ऑर्डर्स हैं? काशान बिगड़ते हुए तेवरों के साथ जवाद से बोला, बेटा
पुलिस किसी के साथ मजाक नहीं करती और ज़ाहिरी बात है ऑर्डर भी उसी के होंगे जो तुम्हारे कारनामों से बाखबर होगा। पावर हथकड़ी लाओ भाई काशी साहब के लिए। इंस्पेक्टर जवाद, जो कि पहले से ही काशान को जानता था, हवालदार को मुखातिब करके बोला, देखें आप इनको इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुभान अहमद के भाई हैं, आपको सारी बात पहले उनसे कंफर्म करनी चाहिए। काशान के लिए हवालदार हथकड़ी लेने गया तो माया एकदम बोल उठी, देखिए मैडम, आप हमें मत सिखाएं। पुलिस को मालूम है कि उसे क्या करना है। हम एसपी सुभान अहमद के कहने पर ही इनको अरेस्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जवाद की बात सुनकर एक बार फिर माया और काशान चौंके। ले चलो भाई काशी साहब को, इंस्पेक्टर बोलता हुआ आगे चला गया और माया मुंह खोले देखती रह गई। हाँ जवाद बोलो। 2 घंटे पहले डॉक्टर युसरा को डिप्रेशन का इंजेक्शन देकर गई थी, जो सुभान के सामने बेड पर लेटी हुई थी। तभी सुभान का मोबाइल बजा। सर, अपने काशान को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, वो इस वक्त लॉकअप में है, अब आप आगे हुक्म करें। जवाद ने सुभान को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। सीरत के मुंह से जब सुभान ने काशान का रिनम से सुलूक सुना तो उसका खून खौल उठा। उसे काशान पर शदीद गुस्सा था और उस गुस्से में वो घर से बाहर निकलकर काशान के पास जाने का इरादा रखता था, मगर युसरा की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो काशान के पास तो नहीं जा सका। फिलहाल उसने जवाद से कहकर उसे लॉकअप में डलवा दिया। हाँ, उसे अभी लॉकअप में ही रहने दो, मैं रात तक चक्कर लगाता हूँ। और उस शेरा की क्या खबर है? सुभान ने जवाद से पूछा। सर, शेरा को भी आज शाम में होश आ गया था, मगर वो अपने बयान में यही कह रहा है जिसने उसे मारा है नकाब होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख सका। जवाद के बताने पर सुभान उलझ सा गया, मगर जहन के किसी कोने में इसे इत्मीनान भी हुआ। वो कितना ही काशान पर गुस्सा कर लेता, मगर अंदर से उसे कहीं ये डर था, शेरा अगर काशान का नाम ले लेता तो काशान बहुत लंबे केस में अंदर फंस सकता था, क्योंकि शेरा आम बंदा नहीं, वो पॉलिटिशियन का खास बंदा था। ठीक है, शेरा से कहो पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी दे, एसपी सुभान अहमद के पास। सुभान ने जवाद को 1-2 बातों की और हिदायत देकर मोबाइल रखते हुए दोबारा सोफे के पीछे सर टेक कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद सीरत चलती हुई सुभान के पास आई। उसके कदमों की चाप पर सुभान ने अपनी आंखें खोली और सीरत को देखा। सीरत की आंखें देखकर लग रहा था जैसे वो थोड़ी देर पहले रोई हो। क्या हुआ तुम्हें? सुभान सीरत का चेहरा देखते हुए पूछने लगा। सोबी, काशी ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो प्यार करता था ना रिनम से। सीरत दोबारा आंखों में आंसू लाते हुए पूछने लगी। वो भी रिनम के बेडरूम में उसके पास ही मौजूद थी। सीरत ने बेरोज की कस्में दे देकर रिनम से सब कुछ पूछा था। वो रिनम को रेस्ट का बोलकर अब सुभान के पास आई थी। सीरत, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, आज काशी ने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है। यकीन मानो, मैं कभी भी हक में नहीं था इस शादी के। अंदर से एक डर, एक खदशा लगा रहता था। जब काशी ने पहली दफ़ा मेरे सामने रिनम की ख्वाहिश की ना, वो बिल्कुल मुझे एक मासूम बच्चा लगा, जैसे अपना मनपसंद खिलौना चाहिए हो। और देखो, रिनम को कोई खिलौना ही समझ बैठा। इसकी इस ख्वाहिश को मैं टालता रहा, लेकिन सबकी खुशी के आगे मैं चुप हो गया और रिनम की खुशी देखते हुए बेबस भी। देखो, आज काशी ने मुझे सबके सामने कितना जलील करा दिया। मैं मामा से, रिनम से, तुमसे किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। सुभान ने आंखें झपकते हुए आंखों में आई नमी को अपने अंदर उतारते हुए कहा, आप ऐसा मत बोलिए भैया, आपका तो कोई कसूर नहीं है। नजरें तो मैं नहीं मिला पाऊंगी किसी से। आप तो मेरी खुशी देखकर राजी हुए थे। आपने हमेशा अच्छा भाई होने का सबूत दिया। बस आप मुझे माफ़ कर दें। रिनम रूम के अंदर सुभान के पास आती हुई बोली। सुभान ने उसे गले लगा लिया। वो रोने लगी। रो मत रिनम, मेरा दिल तो कर रहा है सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सुभान ने रिनम को खुद से अलग किया। शायद इनकी आवाज़ों से सोई हुई यसरा जाग गई थी। सुभान, यहाँ आओ मेरे पास। युसरा की आवाज़ पर सुभान युसरा के पास आया। सबसे उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जी मामा, बोलिए। युसरा ने अपने पास बैठने का इशारा किया तो सुभान उसके करीब बैठा। काशान को यहाँ बुलाओ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ रिनम की गलतियाँ। उसने रिनम पर हाथ उठाया। उसको मारा, क्या वजह थी, ये मैं उसी के मुंह से जानना चाहूँगी। युसरा के बोलने पर सुभान एक दफ़ा नज़रें झुका गया। मामा, मुझे माफ़ कर दें, रिनम की जो हालत। सुभान ने युसरा के सामने हाथ जोड़े। तभी युसरा ने इसके हाथों को थामा। तुम मेरे बेटे हो और रिनम के भाई, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो किसी दूसरे के लिए? माफ़ी वो यहाँ पर आकर मांगेगा। अगर वो गलती पर है तो उसे यहाँ बुलाओ। युसरा अपने आंसू जब्त करते हुए बोली। रिनम और सीरत के सामने सोफे पर बैठी हुई थी। उन दोनों की आंखें नम थी। मामा, जो उसने रिनम के साथ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। अब उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा मैं उसे दूंगा। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसे शाम को ही मैंने अरेस्ट करवा दिया है।
लॉकअप में मौजूद है वो इस वक्त। सुबान के इंकशाफ पर कमरे में मौजूद यसरा, सीरत और रिनम तीनों को सांप सूंघ गया। भैया ये देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ काशान के साथ इस तरह मत करें। उन्हें जो भी सज़ा देनी है दे लें, मगर प्लीज़ लॉकअप नहीं करें उन्हें। रिनम बाकायदा सुबान के आगे हाथ जोड़ती हुई बोली। जो भी था, उसे सुबान के मुंह से काशान के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। रिनम, हटो मेरे सामने से और जाओ अपने कमरे में। उसने जो करना था वो कर चुका है, अब जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूँगा। सुबान रिनम के हाथ नीचे करता हुआ बोला, सोबी मगर काशी तुम्हारा भाई है, तुम उससे प्यार। सीरत के कुछ बोलने से पहले सुबान ने हाथ के इशारे से सीरत को कुछ भी बोलने से बाज रखा। तुम भी बेडरूम में जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट का बोला है। सुबान कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया।